Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine. Today's our video for class 10th, subject SST, part history, chapter first, the rise of nationalism in Europe. उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 10 पर आपके है 2.3 पैराग्राफ अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 यानी कि 1815 के बाद में नया रूढ़िवाद क्या था। फॉलोइंग द डिफीट of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservation। यानी कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद में जो यूरोपीय सरकार थी वो क्या करती थी, इस रूढ़िवादी भावना से ही वो क्या थी, प्रेरित थी, इसी से वो इंस्पायर्ड थी। कंजर्वेशन बिलीव द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। और रूढ़िवादियों का ये मानना था कि राज्य और समाज के अंदर जो क्या स्थापित है, ये समाज के अंदर पारंपरिक संस्थानें हैं, राजशाही है, चर्च है, सामाजिक जो जितनी भी संपत्ति है, परिवार को, इन सबको किया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए, इनको प्रिजर्व रखना चाहिए, यानी कि इनको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पर्पज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। Rather, they realized from the changes instituted by Napoleon that modernization could be in fact strengthen traditional institution like the monarchy। क्या था कि हालांकि समाज के अंदर क्या था, बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं थी, लेकिन पहले के जो क्रांतिकारी थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके दिनों में समाज में वापस का कोई प्रस्ताव नहीं था कि वापस वही सिचुएशंस आए, बल्कि उन्होंने क्या किया था, ये भी महसूस किया था कि नेपोलियन के द्वारा जो शुरू किए गए जो चेंजेस थे, जो मॉडर्नाइजेशन था, यानी कि आधुनिकीकरण था, वास्तव में वो क्या था, राजशाही जैसा ही था कि राजशाही जैसे पारंपरिक संस्थाओं को वो क्या करता था, मजबूत करता था। ठीक है। एक आधुनिक सेना और एक नौकरशाही और एक गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, ये सब क्या थे, यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को मजबूत कर सकते थे। कौन कौन सी चीज़ें थे कि मॉडर्नाइजेशन आर्मी के अंदर, यानी कि आधुनिक सेना और कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद, ये सब चीज़ें किसको मजबूत करती थी, यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को ये क्या कर सकती थी, मजबूत कर सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to drew up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duque Metternich। 1815 के अंदर यूरोप की शक्तियों के जो प्रतिनिधि थे, जो ब्रिटेन है, रूस है, प्रसिया है, ऑस्ट्रिया है, जिन्होंने क्या किया था, सामूहिक रूप से क्या किया था, नेपोलियन को हरा दिया था। और यूरोप के लिए क्या था, एक समझौता करने के लिए वियना में मिले थे। वियना एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, समझौता करने के लिए मिले थे। ये सारे कौन, ब्रिटेन, रूस, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर क्या किया था, नेपोलियन को हरा दिया था। और फिर वियना के अंदर क्या मिले थे, एक मीटिंग के अंदर ये लोग मिले थे। और कांग्रेस की मौजूदगी में, या कांग्रेस के जो मुख्य थे, उसमें ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच, क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने इसकी क्या की थी, ऑस्ट्रिया के जो मुखिया थे, इन्होंने इसकी क्या की थी, कांग्रेस की मीटिंग की स्टार्टिंग की थी, मेजबानी करते, यानी कि उसको नेतृत्व किया था। ठीक है। द डेलीगेट्स, नेक्स्ट पेपर पे आ जाइए। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon Wars। फिर क्या हुआ था कि जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने क्या किया था, नेपोलियन के जो युद्ध किए थे इन्होंने, उसके दौरान यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन को क्या किया था, उद्देश्य उनका ये किया था, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका ये उद्देश्य था कि 1815 की जो ये वियना की जो संधि होगी है, उसके अंदर वो क्या किए थे, तैयार किए थे। मतलब कि नेपोलियन के युद्धों के दौरान यूरोप में अधिकांश परिवर्तन जो आए थे, उन्होंने अपने उद्देश्य के साथ में 1815 की वियना की संधि के लिए क्या किए थे, तैयार किए थे। ठीक है। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड द पावर एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इन हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब बर्बन राजवंश जो था, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या कर दिया गया था, उनके पद से हटा दिया गया था,
और उनको सत्ता में क्या कर दिया था कि बिल्कुल बेहाल कर दिया गया था। और फ्रांस ने नेपोलियन के जो अंडर में जो क्षेत्र थे वो भी खो दिए थे, जो नेपोलियन के अंडर में जो क्षेत्र आ रहे थे फ्रांस ने वो भी खो दिए थे। ठीक है। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशंस इन फ्यूचर। फिर भविष्य के अंदर फ्रांसीसी जो भी विस्तार हो रहा था, जो एक्सपेंशंस हो रहा था, उसको रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर यानी कि बॉर्डर पर स्टेट की एक क्या की गई, लाइन स्थापित की गई, एक श्रेणी बनाई गई। ठीक है। फिर Thus, the kingdom of the Netherlands, which included the Belgium, were set up in the north, and Guyana was added to Piedmont in the south. फिर इस प्रकार नीदरलैंड का जो राज्य था, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, और उत्तर यानी कि नॉर्थ के अंदर स्थापित किया गया, और जैनाओं को दक्षिण में क्या किया गया, पिडमोंट में जोड़ा गया। दक्षिण के अंदर क्या किया, पिडमोंट में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। While Austria was given the control of northern Italy, but the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon and create a new conservation order in Europe. फिर क्या किया गया था कि भविष्य में जो भी मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रांस के अंदर जो भी इसकी सीमाएं लगती थी उनको इसमें नेपोलियन के जो अंडर में आ रही थी इसने फ्रांस ने खो दी थी। और इसी प्रकार जो नीदरलैंड स्टेट था, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, और नॉर्थ के अंदर उसको क्या किया गया, स्थापित किया गया, और जैनाओं को क्या किया गया, साउथ में पिडमोंट में जोड़ दिया गया। ठीक है। फिर प्रशिया को क्या किया गया, उसकी वेस्टर्न जो बॉर्डर थे वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, एरियाज थे वहाँ पर, जबकि ऑस्ट्रिया को यहाँ पे इटली के अंदर, इटली का कौन सा हिस्सा, नॉर्थ हिस्सा, वहाँ पर इसको नियंत्रण में दे दिया गया। लेकिन नेपोलियन के द्वारा जो भी 39 स्टेट्स जो स्थापित किए गए थे उन पर जर्मन क्या करता, बिल्कुल अछूता रह गया था। जर्मन को कुछ भी नहीं मिला था। पूर्व में पहले रूस का पोलैंड हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रशिया को सैक्सोनी का एक हिस्सा दिया गया था। ये सब इनके नाम हैं, यहाँ पर ये एरियाज है, जैसे रूस के अंदर, पोलैंड के अंदर जो भी इनके ये नाम है। तो रूस को किसका हिस्सा दिया गया था, पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशिया को सैक्सोनी का हिस्सा दिया गया। इनका मेन उद्देश्य क्या था, या मेन इनका एम क्या था कि उन राजतंत्र को भी बेहाल करना है जिन्हें नेपोलियन ने क्या किया था, उखाड़ कर फेंक दिया था, और यूरोप में एक नया रूढ़िवादी आदेश बनाना था। भाई नया क्या करना है, रूढ़िवादी कंजर्वेशन ऑर्डर इन यूरोप, ये क्या करना था, एक नया इनको क्रिएट करना था। कहाँ पर, यूरोप के अंदर। ठीक है। कंजर्वेटिव रिजिम सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। 1815 में जो स्थापित हुई थी रूढ़िवादी शासन, ये बिल्कुल निरंकुश थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब activities that questions the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what said in newspaper, books, plays and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom. फिर क्या हुआ, उन्होंने जब इसकी क्या की थी, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, इन्होंने इनकी आलोचना की थी, इनको क्या किया था, असंतोष, इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ था। निरंकुश सरकारों की वैधता पर उन्होंने क्या किया, सवाल उठाए, और जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको उनके ऊपर रोक लगाने के लिए डिमांड की, जो इन एक्टिविटीज़ को क्या किया जाए, रोका जाए। और उनमें से जो ज़्यादातर समाचार पत्र थे, जैसे पुस्तकें हैं, नाटक है, सॉन्ग्स यानी गीत हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई थी जिसमें क्या हो कि इनको कंट्रोल करने वाली सेंसरशिप क्या हो, कानून ऐसा लागू हो। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के विचारों को क्या किया गया, इसमें दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पेपर पे आ जाइए। एसोसिएट विद द French Revolution. The memory of the French Revolution, nonetheless, continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom to the press. फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति में यानी कि याद में जो भी ये उदारवादी लोग थे, जो भी कंजर्वेटिव्स थे, इनको उदारवादी को क्या थी, इंस्पायरेशन मिलता था। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए कुछ उद्देश्य थे, कुछ मुद्दे थे, जिनमें से एक नया रूढ़िवादी आदेश की आलोचना करना था, और प्रेस की स्वतंत्रता थी, जिसमें न्यूज़पेपर ये वगैरह होते हैं, इनमें वो कुछ भी न्यूज़ को
डिस्प्ले कर सकते हैं, शो आउट कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई बंदिश ना हो। नेक्स्ट आता है आपके द रिवॉल्यूशनरीज, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।